वेलकम बैक डियर ऑल एस्पेरेंट्स। तो आज हम देखेंगे जो जलवायु हमारा चैप्टर चल रहा था उसका पार्ट आज हम 3 देखेंगे। पार्ट 2 तक हम देख चुके थे और इसमें हम भारत भौतिक पर्यावरण जो बुक है आपकी इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट उस बुक को हम देख रहे हैं। 11th क्लास की ज्योग्राफी आपकी चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु वर्षा ऋतु। तो दक्षिण जो सदर्न वेस्टर्न जो मॉनसून है उसके बारे में हम बात करेंगे। मई के महीने में उत्तर पश्चिमी मैदानों में तापमान के तेजी से बढ़ने के कारण निम्न वायुदाब की दशाएं और अधिक गहराने लगती हैं। तो मई के महीने में नॉर्थ वेस्टर्न के जो मैदान हैं वहां पर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, एयर प्रेशर। जून के आरंभ में ये दशाएं इतनी शक्तिशाली हो जाती हैं कि वे हिंद महासागर से आने वाली दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित कर लेती हैं। तो जून के माह में ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती हैं, ज़्यादा निम्न वायुदाब बना देती हैं। तो उस वजह से वहाँ पर क्या होता है, व वायु को आकर्षित करती हैं अपनी ओर, क्योंकि जहाँ पर लो प्रेशर होगा तो दूसरी जगह से उसे भरने के लिए हवाएँ आएँगी। ये दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार करके बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में प्रवेश कर जाती हैं, जहां ये भारत के ऊपर विद्यमान वायु परिसंचरण में मिल जाती हैं। भूमध्य रेखीय गर्म समुद्री धाराओं के ऊपर से गुजरने के कारण ये पवनें अपने साथ पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता लाती हैं। तो ये क्या लेकर आती हैं? आर्द्रता लेकर आती हैं समुद्र के ऊपर से गुजरने के कारण। ह्यूमिडिटी जिसे हम कहते हैं, वाटर वेपर, जलवाष्प की बूंदें भूमध्य रेखा को पार करके इनकी दिशा दक्षिण-पश्चिम हो जाती है। इसी कारण इन्हें दक्षिण-पश्चिमी मानसून कहा जाता है। मध्य रेखा पर ये दक्षिण-पश्चिमी दिशा इनकी होने के कारण से इसे दक्षिणी-पश्चिमी मानसून कह दिया जाता है। तो भारत मौसमी वर्षा जून से सितंबर तक, तो 400 से अधिक जो सेंटीमीटर में बारिश होती है, वो यहाँ पर ब्लैक में हाइलाइट किए गए हैं। कुछ ये केरल का हिस्सा है और ये मेघालय का हिस्सा है। ठीक? उसके बाद 200 से 400 सेंटीमीटर जो वार्षिक वर्षा है हमारी, उसके लिए हमने इस तरीके का बनाया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप इस कलर में, जहाँ पर भी जो जगह आपको भारत में देखने को मिलेगी, वहाँ पर क्या होगा, 200 टू 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होगी। 100 टू 200 में आप देखते हैं कि हल्की शेडिंग में है यहाँ पर इस तरीके से। नेक्स्ट है इसमें थोड़ा-सा इसे ज़ूम आउट कर लेते हैं। ज़ूम इन करना पड़ेगा, छोटा दिखाई दे रहा है, तो चलिए। फिर 60 टू 100 में और भी इसमें कम है। फिर उसके बाद हम देखते हैं 60 टू 40 टू 60 में आप देख सकते हैं इस तरीके की रोज़ हैं। फिर आप देख सकते हैं 20 टू 40 में इस तरीके से किया गया है और अंतिम में 0 टू 20 ये राजस्थान वाला क्षेत्र है और कुछ-कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं तमिलनाडु और ये कुछ जे-एंड-के में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में वायुभार एवं धरातलीय पवनें जून से सितंबर तक। तो दक्षिण-पश्चिमी मानसून की बात चल रही थी। दक्षिण-पश्चिमी मानसून की ऋतु से वर्षा अचानक आरंभ हो जाती है। पहली बारिश का असर यह होता है कि तापमान में काफ़ी गिरावट आ जाती है। प्रचंड गर्जन और बिजली की कड़क के साथ इन आर्द्रता भरी पवनों का अचानक चलना मानसून का प्रस्फोट कहलाता है। तो प्रस्फोट मतलब ज़्यादा मात्रा में बारिश होना। अचानक से जब ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है, उसे प्रस्फोट कहा जाता है। जून के पहले सप्ताह में केरल और कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय भागों में मानसून फट जाता है। तो जून के पहले सप्ताह में आप देख सकते हैं केरल है, कर्नाटक है, गोवा है और महाराष्ट्र है। तो इनके जो कोस्टल रीजन होते हैं वहाँ पर बारिश सबसे ज़्यादा होने लग जाती है। जबकि देश के आंतरिक भागों में यह जुलाई के पहले सप्ताह तक हो पाता है। तो जून के पहले जो फर्स्ट वीक है, उस वीक में केरल, कर्नाटका, गोवा एंड महाराष्ट्र, इन स्टेट में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। उसके बाद अगर हम बात करें, जुलाई का जो पहला हफ्ता है, उसमें आप देखते हैं कि पूरे भारत में लगभग बारिश होने लग जाती है। मध्य जून से मध्य जुलाई के बीच दिन के तापमान में 5 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को आती है। तो टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज़ हुआ था, तो बारिश होने की वजह से वो टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है 5 डिग्री टू
8 डिग्री सेल्सियस। ज्यों ही ये पवनें स्थल पर पहुंचती हैं, उच्चावच उच्चावच मतलब रिलीफ्स हैं। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि हमारी जो धरातल है, लैंडफॉर्म है, वो हमेशा से एक जैसा नहीं है। कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे घाटियां हैं, कहीं पे रॉक्स हैं, कहीं पे ट्रीज हैं, कहीं पे स्नो कवर एरिया है। तो सारा हमारा जो लैंड कवर एरिया है वो डिफरेंट है। उत्तर पश्चिमी भारत पर स्थित तापीय निम्न वायुदाब इनकी दक्षिण पश्चिमी दिशा को संशोधित कर देते हैं। भूखंड पर मानसून दो शाखाओं में पहुंचता है। तो जो भारत के भूखंड पर मानसून पहुंच रहा है वो दो हिस्सों में पहुंच रहा है। दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है मुख्य शाखा है, उसके बाद ये दो हिस्सों में विभाजित हो जाता है। एक है अरब सागर की शाखा और दूसरा है बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो अब इसमें देखते हैं हम अरब सागर की शाखा या अरब सागर की मानसूनी पवनें। अगर हम यहाँ पर मानचित्र में देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। एक सेकंड, यहाँ पर तो ये अगर हमारा गोलार्ध है, जिसे हम स्फीयर कहते हैं, तो इंडिया की लोकेशन यहाँ पर है। तो जब दक्षिण पश्चिमी मानसून जो आता है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून यहाँ से आता है, क्योंकि ये वेस्टर्न है, ये ईस्ट साइड है, ये आपका नॉर्थ है और ये साउथ है। तो वेस्टर्न सदर्न वेस्टर्न पवनें ये हैं आपकी, ठीक है ना? तो सदर्न वेस्टर्न पवनें इस तरीके से यहाँ से मूवमेंट करती हैं और मूवमेंट करने के बाद एक सेकंड, इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो विंड की फ्लो हो रही है लाइंस, ये यहाँ पर ये विंड आ रही है दक्षिण पश्चिमी मानसून। अब दक्षिणी पश्चिमी मानसून जैसे ही आपका अ, दक्षिण भारत में पहुँचता है, तो दक्षिण भारत में कोस्टल एरिया होने की वजह से या पेनिनसुलन एरिया होने की वजह से यहाँ पर ये 2 हिस्सों में विभाजित हो जाता है, क्योंकि दक्षिण भारत हमारा ट्रायंगल शेप में है। तो यहाँ पर इसकी 2 ब्रांचेज़ बन जाती हैं, एक अरेबियन सी की ब्रांच और दूसरी बे ऑफ बंगाल की ब्रांच। तो यहाँ पर ये बात की गई है, देखिए, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो अरब सागर की शाखा को हम देखेंगे। कोई चीज़ें अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम दोबारा उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। अरब सागर से उत्पन्न होने वाली मानसून पवनें आगे 3 शाखाओं में बढ़ जाती हैं। अब ये भी 3 भागों में विभाजित हो रही हैं। इसकी एक शाखा को पश्चिमी घाट रोकते हैं। ये पवनें पश्चिमी घाट की ढलानों पर 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती हैं। अतः ये पवनें तत्काल ठंडी होकर सह्याद्री की पवनाभिमुखी ढालों तक तथा पश्चिमी तटीय मैदान पर 250 से 400 सेंटीमीटर के बीच भारी वर्षा करती हैं। पश्चिमी घाट को पार करने के बाद ये पवनें नीचे उतरती हैं और गर्म होने लगती हैं। इससे इन पवनों की आर्द्रता में कमी आ जाती है। परिणाम स्वरूप पश्चिमी घाट के पूर्व में इन पवनों से नाम मात्र की वर्षा होती है। कम वर्षा का यह क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। तो ये क्या है? वृष्टि छाया क्षेत्र आपका आ रहा है। कोझिकोड, मंगलौर, पुणे, बेंगलोर में होने वाली वर्षा की मात्रा और उनके अंतर ज्ञात कीजिए। तो 4.12 में दिया गया। तो इसमें एक शब्द आया था वृष्टि छाया क्षेत्र, जहाँ पर कम वर्षा होती है। तो वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है? अगर हम इसे एक सेकंड, अगर हम ये कोई पर्वत शिखर है और मानसूनी पवनें अपने साथ वाटर वेपर लेकर आ रही हैं इस तरीके से, जल वाष्प की बूंदें अपने साथ। तो यहाँ से होते हुए कुछ पवनें ये पीछे पहाड़ी की तरफ जाती हैं, जहाँ पर बारिश कम होती है, क्योंकि टकराने के बाद, इन पवनों के टकराने के बाद ज़्यादातर वर्षा इस क्षेत्र में हो जाती है, जिसे हम वृष्टि पोषित प्रदेश कहते हैं, और इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, जिसे हम वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। ठीक? चलिए आगे बढ़ेंगे। अरब सागर से उठने वाली मानसून की दूसरी शाखा मुंबई के उत्तर में नर्मदा और तापी नदियों की घाटियों से होकर मध्य भारत में दूर तक वर्षा करती है। छोटा नागपुर पठार में इस शाखा से 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ यह गंगा के मैदान में प्रवेश कर जाती है और बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा से
मिल जाती है। अगला है, इस मानसून की तीसरी शाखा सौराष्ट्र, प्रायद्वीप और कच्छ से टकराती है। वहां से यह अरावली के साथ-साथ पश्चिमी राजस्थान को लांघती है और बहुत ही कम वर्षा करती है। पंजाब और हरियाणा में भी यह बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा से मिल जाती है। ये दोनों शाखाएं एक दूसरे के सहारे प्रबल होकर पश्चिमी हिमालय, विशेष रूप से धर्मशाला में वर्षा कराती हैं। धर्मशाला हिमाचल में है। कहाँ है? एचपी लिख देता हूँ, हिमाचल प्रदेश। चलिए जी। बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनें, ये तो हो गई थी अरब सागर की मानसून की पवनें, बंगाल की खाड़ी की मानसून की पवनें, ये हम देखेंगे। बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों की शाखा म्यांमार के तट तथा दक्षिण-पूर्वी बांग्लादेश के एक थोड़े से भाग से टकराती हैं, किंतु म्यांमार के तट पर स्थित अराकान पहाड़ियाँ इस शाखा के एक बड़े हिस्से को भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित कर देती हैं। इस प्रकार मानसून पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से में दक्षिण-पश्चिमी दिशा की ओर अपेक्षा दक्षिणी व दक्षिण-पूर्वी दिशा से प्रवेश करती है। यहाँ से यह शाखा हिमालय पर्वत तथा भारत के उत्तर-पश्चिम में स्थित तापीय निम्न वायुदाब के प्रभावाधीन 2 भागों में बँट जाती है। इसकी एक शाखा गंगा के मैदान के साथ-साथ पश्चिम की ओर बढ़ती है और पंजाब के मैदान तक पहुँचती है। इसकी दूसरी शाखा उत्तर व उत्तर-पूर्वी में ब्रह्मपुत्र घाटी में बढ़ती है। यह शाखा वह विस्तृत क्षेत्रों में वर्षा करती है। इसकी एक उपशाखा मेघालय में स्थित गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियों से टकराती है। खासी पहाड़ियों के शिखर पर स्थित मासिनराम विश्व का सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान है या वर्षा प्राप्त करता है। मासिनराम, मासिनराम कहाँ पड़ेगा? मासिनराम पड़ता है आपका मेघालय में। तो यहाँ पर देखेंगे आप, मेघालय में मासिनराम है, जहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये। अच्छा जी, चलिए इसको हम एक बार ये कर लेते हैं। यहाँ पर तो ये वाला हिस्सा मासिनराम है, मेघालय स्टेट के अंदर पड़ता है। यहाँ यह जानना महत्वपूर्ण है कि तमिलनाडु तट पर वर्षा ऋतु में शुष्क क्यों रह जाता है। तो तमिलनाडु क्यों शुष्क रह जाता है वर्षा ऋतु में? इसके 2 कारण हैं। पहला है, तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी और की पश्चिम की मानसून पवनों के समानांतर है, पैरेलल है। ठीक है ना? पवनें जब आती हैं तो वहाँ पर कोई ब्रेकर या कोई पर्वत नहीं है जिससे टकरा कर बारिश की जा सके, इसलिए वहाँ पर बारिश नहीं होती। एक रीज़न ये इसका बताया जा रहा है। अब दूसरा रीज़न इसका है, यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा के वृष्टि प्रदेश में स्थित है। तो वृष्टि प्रदेश मैं आपको बता चुका हूँ, तो वृष्टि प्रदेश भी तमिलनाडु में पड़ता है। अगला टॉपिक है मानसून वर्षा की विशेषताएं। अब मानसूनी वर्षा की क्या विशेषताएं होती हैं, ये भी देख लेते हैं। पहला है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा मौसमी है, जो जून से सितंबर के दौरान होती है। तो ये मौसमी है, कुछ मौसम में ही ये निश्चित ये बारिश होती है। मानसून वर्षा मुख्य रूप से उच्चावच अथवा भूआकृति द्वारा नियंत्रित होती है। उदाहरण के तौर पर पश्चिमी घाट की पवनाभिमुखी ढाल 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज करती है। इसी प्रकार उत्तर-पूर्वी राज्यों में होने वाली भारी वर्षा के लिए वहाँ की पहाड़ियाँ और पूर्वी हिमालय जिम्मेदार हैं। समुद्र से बढ़ती दूरी के साथ मानसून वर्षा में घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। दक्षिण-पश्चिमी मानसून अवधि में कोलकाता 119 सेंटीमीटर, पटना में 105 सेंटीमीटर, इलाहाबाद में 76 सेंटीमीटर तथा दिल्ली में 56 सेंटीमीटर वर्षा होती है। नेक्स्ट है, किसी एक समय में मानसून वर्षा कुछ दिनों के आर्द्र दौरे में आती है। इन गीले दौरों में कुछ सूखे अंतराल भी आते हैं, जिन्हें विभंग या विच्छेद कहा जाता है। विच्छेद मतलब समय ब्रेक होना मानसून का ना। वर्षा के इन विच्छेदों का संबंध उन चक्रवाती अवदाबों से है जो बंगाल की खाड़ी के शीर्ष पर बनते हैं और मुख्य भूमि में प्रवेश कर जाते हैं। इन अवदाबों का बारंबारता का गहनता के अतिरिक्त इनके द्वारा अपनाए गए मार्ग भी वर्षा के स्थानिक विवरण को निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट इसमें देखेंगे,
ग्रीष्मकालीन वर्षा मूसलाधार होती है। मूसलाधार मतलब लगातार बारिश होना, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बारिश होना, जिससे बहुत सा पानी बह जाता है और मिट्टी का अपरदन होता है। नेक्स्ट है इसमें, भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में मानसून का अत्यधिक महत्व है क्योंकि देश में होने वाली कुल वर्षा का 3/4 भाग दक्षिण-पश्चिमी मानसून की ऋतु में प्राप्त होता है। मानसून का स्थानिक वितरण भी असमान है, जो 12 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा के रूप में पाया जाता है। अगला कारक है, कई बार पूरे देश में इसके एक भाग में वर्षा का आरंभ काफी देर से होता है। अंतिम बिंदु है, कई बार वर्षा सामान्य समय से पहले समाप्त हो जाती है। इससे खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचता है। शीतकाल फसलों को बोने में भी कठिनाई आती है। तो ये तो था डियर ऑल एस्पिरेंट्स, मानसून के बारे में अभी बात चल रही थी। दक्षिण पश्चिमी मानसून हमने देखा, जो मुख्य शाखा है, फिर उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा में विभाजित हो जाता है। तो इस तरीके से भारत में मानसून प्रवेश करता है। मानसून निवर्तन की ऋतु, ये हम कल देखेंगे। बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।